हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेयर में। प्रिय साथियों, सबसे पहले तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों, कल वाली कक्षा में हमने रीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले दो प्रश्न, संज्ञा प्रकरण से पूछे जाने वाले दो प्रश्नों की विषय वस्तु के बारे में चर्चा की थी। और संज्ञा प्रकरण में से जो तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो तीसरा प्रश्न है वो उच्चारण स्थान और प्रयत्न से संबंधित होता है। तो देखिए, उच्चारण स्थान सामान्य रूप से 8 माने गए हैं। सामान्य रूप से उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 8, लेकिन 7 भी माने गए हैं। संख्या की दृष्टि से उच्चारण स्थान का प्रश्न पूछ लिया जाता है, उच्चारण स्थान कितने हैं? तो 8 या 7। यदि प्रश्न में ऑप्शन 8, 7, 6, 5 है तो आपको 8 वाला उत्तर भरना है। लेकिन ऑप्शन दे दिया जाता है 8 व 7 दोनों ही, तो आपको 8 व 7 वाला ऑप्शन राइट करना है। 7 उच्चारण स्थान होते हैं सूत्रों के अनुसार और 8 उच्चारण स्थान होते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? कंठ, तालु जिसे काकुद भी कहा जाता है, मूर्धा जिसे सिर भी कहा जाता है, दंतः, ओष्ठ, जिह्वामूलम, नासिका और उरह। ये 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं पाणिनीय शिक्षा में और सामान्य रूप से भी 8 ही माने गए हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार उच्चारण स्थान माने गए हैं 7। और ये एक पहला प्रश्न तो ये संख्या से संबंधित हो जाता है, उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? तो 8 या 7 दोनों ऑप्शन दे दिया जाए, 8 व 7 दोनों, तो फिर आपको उत्तर भरना है दोनों। और फिर इसमें से दूसरा प्रश्न बनता है, उच्चारण स्थान कितने सूत्रों में है? दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? उच्चारण स्थान कितने सूत्रों के अंतर्गत है? तो उच्चारण स्थान 11 सूत्रों के अंतर्गत है। 11 सूत्रों में उच्चारण स्थानों का विचार किया गया है। सबसे पहले कुह विसर्जनीयानाम कंठ है, यानी कि कंठ जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से वर्णों का होता है? तो कंठ उच्चारण स्थान होता है क वर्ग, है और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। कुह विसर्जनीयानाम कंठा। कु से मतलब क वाले वर्ग के सारे वर्ण, तो क वर्ग यानी क, ख, ग, घ और ड़। फिर है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। दूसरा है ईचु यसानाम तालु, यानी तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? जो तालु उच्चारण स्थान है उसमें आएगा ई, च वर्ग, य और स। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य, ये पांचों वर्ण आ जाते हैं। तीसरा जो सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री, ट वर्ग, र और स। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। चौथे नंबर का जो सूत्र है वो है ऋतु लसानाम दंतः,
अर्थात लृ, तय वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। तय वर्ग, तय, थ, द, ध और न, 5 वर्ण आ जाएंगे। फिर 5वें नंबर का जो हमारा सूत्र है वो है उपपदमान्यानाम ओष्ठौ, अर्थात उ, पै वर्ग, उ, पै वर्ग और उपपदमानीय, उपपदमानीय के बारे में मैंने आपको कल बताया था। इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। उपपदमानीय यानी प और फ से पहले अर्ध विसर्ग, प और फ से पहले अर्ध विसर्ग होता है, ये उपपदमानीय होता है। ये हो गए 5 सूत्र। एक्व विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लृतु लसा नाम दंता, उपपदमान्या नाम ओष्ठौ। अब इसमें जो 6ठे नंबर का सूत्र है वो है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम यानी वकार केवल व, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। अब देखिए इनमें अपने जो ये 6 सूत्र आ गए, करीब करीब इनमें जो व्यंजन वर्ण आ गए और स्वर वर्ण आ गए। 5 तो इनमें अपने स्वर आ गए, अच, ए, ई, री, लृ और उ, और 25 व्यंजन वर्ण प्लस य, र, ल, व, 29 और स है 33 वर्ण यहां पर हमारे ये हो गए कंप्लीट व्यंजन वाले, और 5 स्वर। अब स्वरों के रह रहे हमारे 4। तो देखिए ए, देतौ, कंठ, तालु यानी ए और आई, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। दूसरा जो 8वें नंबर का सूत्र है वो है ओ दोतौ कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या है कंठोष्ठ। 9 नंबर पर जो अपना सूत्र है यम गण नानाम नासिका च, अर्थात य, म, न, ण और न, इनका उच्चारण स्थान नासिका च यानी नासिका भी होता है। जैसे मतलब नासिका और इनका स्वयं का जो वर्ग का उच्चारण है, इनके अपने वर्ग का उच्चारण है। जैसे मान लीजिए ये है ये का उच्चारण स्थान इसका स्वयं का क्या है ईचु यसा नाम तालु, च वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसका उच्चारण स्थान तालु भी है और इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। तो इनके 2-2 उच्चारण स्थान हो गए, पंचम वर्णों के 2-2 उच्चारण स्थान हो गए, स्वयं के वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका। और 10वें नंबर का जो हमारा सूत्र है उच्चारण स्थान वाला वो है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, अर्थात जो जिह्वा मूल होता है, जिह्वा मूल्य जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है जिह्वा मूलम। अब जिह्वा मूल्य क्या होता है क और ख से पहले अर्ध विसर्ग, इसको बोलते हैं जिह्वा मूल्य, इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूलम होता है। नासिका अनुस्वार से, और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो उच्चारण स्थानों का विचार या वर्णन 11 सूत्रों के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न आ जाता है कितने सूत्रों में उच्चारण स्थान है या बताए गए हैं। 11 सूत्राणि, 11 सूत्रों में
एकादश सूत्रेषु। तो उच्चारण स्थान से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। र इत्यस्य उच्चारण स्थानम का, र का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो र का उच्चारण स्थान री टू रसाणाम, र का उच्चारण स्थान मूर्धा, यानी री ट वर्ग र और स। इसी प्रकार इसमें से कोई से भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है। यह था हमारा उच्चारण स्थान वाला। अब इसके बाद में आता है प्रयत्न। उच्चारण स्थान के बाद में प्रयत्न। प्रयत्न मूल रूप से यह होता है यत्न। मूल रूप से क्या होता है? ये यत्न होता है। यत्न है द्विविध है, यत्न है द्विविध है। यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। लेकिन यत्न का प्रश्न पूछ लिया जाता है, यत्न है कतिविध है, तो आपको निश्चित रूप से दो करना है। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रयत्न है कतिविध है, तो प्रयत्न प्रकृष्ट रूप से यत्न किया जा रहा है। प्रकृष्ट यत्न है प्रयत्न। वैसे प्रयत्न से आभ्यंतर प्रयत्न का बोध होता है, लेकिन यत्न और प्रयत्न दोनों को एक भी मान लिया जाता है। तो प्रयत्न से प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रयत्न कतिविध है 3 4 5 6, तो 5 करना है। लेकिन प्रयत्न कतिविध है 2 3 4 5, तो फिर 2 करना है। प्रयत्न कतिविध है, प्रश्न की प्रकृति कैसी है? यदि 2 3 4 5 दिया जाए तो 2 करना है, लेकिन 3 4 5 6 दिया जाए, 2 उसमें नहीं है, तो फिर आपको 5 करना है। और यत्न का तो निश्चित रूप से 2 ही करना है, द्विविध है। अब देखिए प्रयत्न, प्रयत्न होते हैं 2 प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों का प्रयोग स्वर्ण संज्ञा में किया जाता है। आभ्यंतर प्रयत्नों का प्रयोग स्वर्ण संज्ञा के लिए किया जाता है। और बाह्य प्रयत्नों का प्रयोग आंतरीय परीक्षण, आंतरीय परीक्षण के लिए किया जाता है। आंतरीय यानी सदृष्ट, सदृष्टम। हाँ, ये आगे बताएंगे इनके मामले में। पहले ये देख लीजिए आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। यत्न कतिविध है, यत्न द्विविध है, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न पुनश्च पंचधा, और आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा यानी 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखिए, स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। ये आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हो गए, स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। अब स्पष्ट में कौन से वर्ण आते हैं देखिए, स्पर्श वर्ण आते हैं। जो स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है उसमें स्पर्श वर्ण, अर्थात स्पष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न है इसके अंतर्गत स्पर्श वर्णों का समावेश किया गया। अब देखिए स्पर्श वर्ण कौन से हैं,
स्पर्श वर्ण है 25, कादयो मावसान है, कादयो मावसान है। कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण स्पर्श वर्ण होते हैं। उसके बाद में हमारा जो दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न है वो है ईषत् स्पृष्ट। अब ईषत् स्पृष्ट में आ जाते हैं अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? यणो अंतस्था, अर्थात य, व, र और ल। ये ईषत् स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं, य, व, र और ल। ईषत् विव्रत देखिए, ईषत् विव्रत में ऊष्म वर्ण आते हैं। अब ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो ऊष्म वर्ण है स, स, स और है। फिर जो हमारा चौथे नंबर का है विव्रत। विव्रत में समस्त स्वर आ जाते हैं, समस्त स्वर विव्रत के अंतर्गत आ जाते हैं। संव्रत, संव्रत में आता है ऋस्व अ, ऋस्व अ, प्रयोगे, संव्रतम, ऋस्व अप्रयोगे संव्रतम प्रक्रिया तो विव्रतम एव। अर्थात जो ऋस्व अ होता है वो प्रयोग दशा में तो संव्रत होता है, लेकिन प्रक्रिया दिशा में विव्रत होता है। प्रक्रिया तु विव्रतम एव। ऋस्व अ, इस लाइन को याद रख लेना यहां पर, ऋस्व अ प्रयोगे संव्रतम प्रक्रिया तु विव्रतम एव। ऋस्व अ है जो प्रयोग दशा में तो संव्रत होता है, लेकिन प्रक्रिया दशा में यह विव्रत के अंतर्गत आता है। अब प्रयोग दशा क्या है? प्रयोग दशा का मतलब यहां पर उच्चारण से है। उच्चारण की दशा में तो यह संव्रत है, लेकिन प्रक्रिया यदि किन्हीं शब्दों की सिद्धि की जाती है तो फिर यह क्या हो जाता है? विव्रत हो जाता है। तो इस प्रकार ये हुए आपके आभ्यंतर प्रयत्न। अब आभ्यंतर प्रयत्न जो भट्टोजी दीक्षित है, भट्टोजी दीक्षित ने आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 मानी है। प्रश्न आ जाता है कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, जो कि भट्टोजी दीक्षित की रचना है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 मानी गई है। अब देखिए वो 4 क्यों मानी गई है? जो भट्टोजी दीक्षित है उन्होंने ईषद विव्रत वाले जो वर्ण है, जो ईषद विव्रत वाले वर्ण है, इसको विव्रत में ही समाहित कर दिया है। सिद्धांत कौमुदी में स है को विव्रत में समाहित कर दिया गया है। तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 4। कौन सा नहीं है? ईषद विव्रत इसमें नहीं आता है। ईषद विव्रत के वर्णों को विव्रत में ही गिना है भट्टोजी दीक्षित ने। यह हो गया आभ्यंतर प्रयत्न। प्रश्न पूछ लिया जाता है ये का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? तो ये का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट, यानी अंतस्थ वर्ण है वो ईषद स्पृष्ट में है, स्पर्श वर्ण है स्पृष्ट में है, ऊष्म ईषद विव्रत, और जो समस्त स्वर है विव्रत में, और जो संव्रत है वो ऋस्व अप्रयोग दशा में संव्रत होगा और प्रक्रिया दशा में तो वो विव्रत ही होगा। यह हो गया हमारे आभ्यंतर प्रयत्न।
आभ्यंतर प्रयत्न के बाद में जो बाह्य प्रयत्न थे वो देखिए, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। बाह्य प्रयत्न एकादश धा, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। बाह्य प्रयत्न बाह्य प्रयत्न है एकादश धा। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, अर्थात बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। तो देखिए, इनको याद करने का एक सीधा सा तरीका है, सरलता से आपको याद हो जाएगा। देखिए, खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। यानी कि जो खर वर्ण होते हैं उनके बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होते हैं। अब देखिए, खर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। खर में पहला वर्ण आएगा प्रत्येक वर्ग का, दूसरा वर्ण आएगा प्रत्येक वर्ग का, और सर प्रत्याहार यानी स, और स, ये वर्ण किस में आते हैं, विवार, श्वास और अघोष। इनके बाह्य प्रयत्न कौन से होते हैं, विवार, श्वास और अघोष। खर एक प्रत्याहार होता है जो महेश्वर सूत्रों से बनाया जाता है। महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, जैसे खर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ख से लेकर के र तक के वर्ण, ख से लेकर के र के बीच में जो भी वर्ण आ रहे हैं वो, तो उसमें पहला और दूसरा वर्ण आता है। क्योंकि महेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण इत्संज्ञक होता है, उसका प्रत्याहार में गणना नहीं की जाती है। अब देखिए दूसरा, देखिए हसो, संवारा, नादा, घोषाश्च। हसो, संवारा, नादा, घोषाश्च, अर्थात हस में वर्ण आते हैं है, य, व, र, ल, है, य, व, र, ल, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये किस में आते हैं, हस में। है, य, व, र, ल, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किस में आ जाएंगे, हस में आ जाएंगे। और इनका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। संवार, नाद और घोष। अब अगला जो है वो है अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाते हैं। हाँ, अब देखिए इसके बाद में है अल्प प्राण। अल्प प्राण में प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण और अंतस्थ। अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। और फिर देखिए जो अगला है महाप्राण। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण,
दूसरा, चौथा और ऊष्म में, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर और ऊष्म। ऊष्म यानी स ये किस में आ जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। और अल्प प्राण में पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और अंतस्थ यानी य व र ल। तो हमारे यहां तक कितने हो गए? बाह्य प्रयत्न, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, 6 ये हो गए। अल्प प्राण, महाप्राण 2 ये हो गए। 6 2 8, बच्चे 3। उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित, इनके अंतर्गत आ जाते हैं समस्त स्वर। उदात, अनुदात, स्वरित के अंतर्गत समस्त स्वर आ जाते हैं। इस प्रकार 11 बाह्य प्रयत्न हो गए। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। अब देखिए यहां पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च, श्वासा, अघोषाश्च, ये आप चाहे तो इनको आपको हटा करके वैसे भी याद रख सकते हो। खरो, विवार, श्वास, अघोष है। हसो, संवार, नाद, घोष है। हसो, संवार, नाद, घोष है। क्योंकि यदि आप इनको यहां मिला दोगे नादा घोषा, तो नाद अघोष हो जाएगा, तो आप फिर कंफ्यूज होकर के प्रश्न गलत कर दोगे। इसके लिए एक सीधी सी ट्रिक और है, जिसे देखिए इसमें आप याद रख सकते हो घोषणा। क्या याद रख सकते हो? जैसे घोषणा। एक सामान्य सी ट्रिक बता रहा हूं, इसमें आप याद रख सकते हो घोषणा। तो देखिए, और ये इसमें याद रख सकते हो अघोर विश्वास। खर के साथ इनको जोड़ दो, खर अघोर विश्वास, और हस के साथ हस घोषणा। क्योंकि खर के उच्चारण स्थान होते हैं विवार, श्वास और अघोष। तो आप इस प्रकार याद कर सकते हो अघोर विश्वास यानी अघोष, विवार और श्वास। अघोष, अघोर से मतलब अघोष, वि से मतलब विवार, और श्वास से मतलब श्वास। तो ये हो गए खर। और घोषणा यानी हस, हस के साथ घोषणा लगा दो। तो अब देखिए घोषणा यानी घोष, स संवार, णा नाद, स से संवार बन जाएगा, ना से। ये एक थोड़ी सी याद करने की वो बताई थी मैंने। इस प्रकार जो हमारा तीसरा संज्ञा प्रकरण से प्रश्न पूछा जाता है, उसकी विषय वस्तु थी उच्चारण स्थान और प्रयत्न। उच्चारण स्थानों की संख्या 8 या 7 होती है। क्यों? क्योंकि सूत्रों के अनुसार उरह को उच्चारण स्थान नहीं माना गया है, इस कारण वो 7 मानते हैं। लेकिन पाणिनीय शिक्षा और सामान्य रूप से उच्चारण स्थान 8 होते हैं। बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न के रूप में यत्न 2 प्रकार के होते हैं, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के थे, भट्टोजी दीक्षित के मत में 4 प्रकार के थे। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, और उनका यहाँ पर विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, ये होते हैं टोटल 11। तो इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा। पूछ लिया जाता है र वर्ण से बाह्य प्रयत्न का, र वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? तो र वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन कौन सा है? संवार है, नाद है, घोष है, और फिर एक अल्प प्राण है। ये 4 इसके बाह्य प्रयत्न होते हैं। बाह्य प्रयत्नों का प्रयोग आंतरीय परीक्षण के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग कहां किया जाता है? आंतरीय परीक्षण।
आंतरीय परीक्षण देखिए क्या होता है, जिसे मान लीजिए ये वाग प्लस हरि, वाग प्लस हरि, यहां पर पुरुष वर्ण संधि है, वाग प्लस हरि पुरुष वर्ण, यानी जो ये है इसकी जगह पर इसके पूर्व सवर्ण होंगे, इसके पूर्व सवर्ण होंगे। अब यहां पर यह है कि इसके पूर्व सवर्ण ग, यानी क ख ग घ, ये 5 वर्ण है, तो इनमें से कौन सा किया जाए? तो आंतरीय यानी जो इसके सदृश है, जो सदृश मित्र सबसे नजदीक है वो किया जाएगा। तो उसके लिए देखिए है का जो बाह्य प्रयत्न है वो कौन सा है का, देखिए है का बाह्य प्रयत्न संवार नाद और घोष, है का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? संवार, नाद और घोष, है का बाह्य प्रयत्न संवार नाद और घोष। वर्ण कौन कौन से आ गए इसमें? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ गए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अर्थात तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ही आएंगे इसमें। तो पहला और दूसरा वर्ण तो यहां पर वैसे ही कट गए, क और ख तो इससे बाहर हो गए, इसके सदृशता से, इसकी निकटता से बाहर हो गए। अब फिर यहां पर फिर आता है भाई ग घ और ड़ में से कौन सा किया जाए? फिर देखिए है का जो यहां पर बाह्य प्रयत्न है वो देखिए महाप्राण, महाप्राण के अंतर्गत आ रहे हैं दूसरा और चौथा वर्ण, महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण। तो यहां से पहले ही हो गया है आउट, तो और ये फिर 4 नंबर का जो घ है, 3, 4, 5 तो इसमें से विद्यमान थे, ये आउट हो गए और फिर ये यहां पर रहेगा। इस प्रकार इसका जो सदृशतम है वो है वाघरी, यानी घ किया जाएगा इसको। तो आंतरीय परीक्षण के लिए बाह्य प्रयत्न उपयोगी होते हैं। अब साथियों, जो आपके रीट में जो सिलेबस निर्धारित है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार ये हमने सारा टॉपिक कल वाली क्लास में और आज वाली में हो गया। इससे बाहर भी यदि कुछ पूछा जा सकता है तो वो हो सकता है संज्ञाओं से संबंधित, जैसे इत संज्ञा करने वाला सूत्र पूछ लिया जाएगा। मुख्य इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम होता है, मुख्य इत संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम। स्वरों की संज्ञा करने वाला सूत्र है उपदेशे अनुनासिक इत, और फिर संज्ञा पूछ ली जा सकती है, जैसे देखिए मुख्य इत संज्ञा विधायक सूत्र, मुख्य इत संज्ञा विधायक सूत्र, आप मुख्य याद कर लेना। इसमें मुख्य एक तो है हलंत्यम, ये हो गया हलंत्यम। अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा होती है। और दूसरा है उपदेशे अनुनासिक इत, इससे किसकी होती है? स्वर वर्णों की संज्ञा होती है, स्वरों की इत संज्ञा होती है। किसकी होती है? स्वरों की इत संज्ञा। तो दो तो ये याद रख लो इत संज्ञा के, और भी होते हैं चूटू, स प्रत्यय से, लसक व तद्धिते, डुक्रिय वगैरह धातुओं का जो आदि ऋण टूडवे से होता है। लेकिन आपको मुख्य इत संज्ञा विधायक सूत्र हलंत्यम है, स्वरों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र उपदेशे अनुनासिक इत है। अब देखिए लोप संज्ञा, लोप संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? तो लोप संज्ञा अदर्शनम लोप है, अदर्शनम लोप है।
इसका है प्रसक्तस्य, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप है। जो विद्यमान है उसका नहीं दिखाई देना ही लोप होता है, ये लोप संज्ञा है। फिर उसके बाद में आ सकता है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य यानी समान है, आश्य यानी उच्चारण स्थान और प्रयत्न जिनके वो होते हैं सवर्ण। तुल्य यानी समान, आश्य का अर्थ वैसे तो मुख होता है, लेकिन इस सूत्र के अंतर्गत इसका जो अर्थ है वो उच्चारण स्थान है। ये भी पूछा जा सकता है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णे आस्य, अस्य को अर्थ है, आस्य का क्या अर्थ है, तो यहां पर आस्य का अर्थ उच्चारण स्थान से है, प्रयत्न का अर्थ आभ्यंतर प्रयत्नों से है। तो जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है वो सवर्ण होते हैं, अर्थात उनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। इसके बाद में संहिता संज्ञा का पूछा जा सकता है, तो पर सन्निकर्ष है संहिता, पर सन्निकर्ष है संहिता। पर मतलब अत्यधिक, पर मतलब अत्यधिक, सन्निकर्ष यानी सन्निकटता या सन्निधि को ही संहिता कहा जाता है। अत्यधिक निकटता या सामीप्य को संहिता कहा जाता है। संहिता का दूसरा नाम संधि भी होता है। ये संहिता संज्ञा हो गई। इसके बाद में संयोग संज्ञा पूछी जा सकती है, तो हलो अनंतरा संयोग है, हलो अनंतरा संयोग है। अचबीर अव्यवहितः वर्णा संयोग संज्ञा स्यात्, यानी जिन वर्णों के बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं है, दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर नहीं है, तो उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर यह है इंद्र, क्या है इंद्र, न द र, न द र, तो न द और र इनके बीच में स्वर नहीं है, न और द के बीच में स्वर नहीं है, तो इनका संयोग हो गया इंद्र। क्या संयोग हो गया, इंद्र। इसी प्रकार अग्नि, तो ये संयोग संज्ञा हो जाती है। और एक होती है पद संज्ञा, तो सुप्तिंगम पदम, पद संज्ञा होती है सुबंत और तिंगंत की, सुबंतम तिंगंतम च, पद संज्ञा साथ सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। सूत्र है सुप्तिंगम पदम, सुप्तिंगम पदम। इस प्रकार ये पद संज्ञा, आपके जो संज्ञा प्रकरण है उसमें से जो सिलेबस निर्धारित था वो सिलेबस निर्धारित त्रिमुनि, वर्ण विचार, उच्चारण स्थान और प्रयत्न है। लेकिन बाहर तक भी यदि जाया जा सकता है तो फिर ये जो संज्ञा है, इत संज्ञा, लोप संज्ञा, स्वर्ण संज्ञा, संयोग संज्ञा, और ये यहां तक जाया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो साथियों, ये संज्ञा जो प्रकरण था रीट की दृष्टि से वो हमारा हो गया आज पूरा। और मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और जो ये 3 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे इनको आप अच्छे से करके आओगे। अब आपके रीट के दृष्टिकोण से संस्कृत के 27 प्रश्न बच रहे हैं, तो उनकी क्लासें लगातार जारी रहेगी और हमसे आप जुड़े रहिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी पढ़नी हो, वीडियो में यदि आपको पॉज करने का वो रहता है, पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो
तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखी है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम में आर्यन एजुकेयर टाइप कर करके आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू साथी।